Hi, hello, namaskar. This is Mukti and welcome to Mukti Biology tutorial. In the previous class, we'll discuss about the different types of events और phases क्या क्या होते हैं हम डिस्कशन कर चुके हैं और आगे आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बस जो डायग्राम से जो पार्ट्स है उसको याद रखना जरूरी है, बिकॉज आप अगर डायग्राम का जो पार्ट्स है वो याद हो गया तो उसके बाद पूरा का पूरा ये कंसेप्ट बेस्ड है, कहाँ क्या होता है कैसे होता है ये सब मजा आएगा आपको, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मुख्य भूमिका ग्रहण करता है वो है टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, बिकॉज ये जो टेस्टिस है यहां से प्रोड्यूस होता है स्पर्म। इसके साथ साथ यहां से एक हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन, और इसे बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ प्रोड्यूस होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सपोज हम लोग जो दाढ़ी बियर्ड होता है और इसी के कारण होते हैं, जो हम लोग को जो वॉइस का एनलार्जमेंट होता है वो इसी के वजह से होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है मेल्स में उसमें हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑक्सिलरी हेयर्स होते हैं वहाँ डेवलप होते हैं, पेनिस का ऊपर जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, वो सब इसी के वजह से होता है, यानी एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ जो मसल्स होते हैं वो भी इंक्रीजमेंट होते हैं मसल्स में, ये एंड्रोजन के वजह से होता है। जैसे कि हम लोग को जो मेल्स होते हैं छोटे छोटे बातों में जो होते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, यानी एग्रेसिवनेस हो जाते हैं, और ये भी उसी के वजह से होता है, यानी एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के वजह से। इसके अलावा जो बेस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल्स, जो हम लोग बोलते हैं कि एक लड़का है यानी एक मेल है, मैं सॉरी मैं मजाक के दौरे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, जो मेल्स होते हैं वो फीमेल के तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, वो उनका गलती नहीं है, गलती ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का ही होता है। ये एक बेस्ट फंक्शन है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का 6-7 जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो टेस्टिस होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है, स्पर्म के साथ साथ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है, जो कि इंपॉर्टेंट मायना रखता है। ये है एंड्रोजन, एक पेयर ऑफ टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेस्ट। सपोज ये मेल है, फिर भी आप देख लो ऐसे मेल आपका लाइफ भर फिर भी नहीं देखे होंगे शायद, इसको भी देख लो। ये मेल है, मेल का जो ये एब्डोमेन कहते हैं, ये मेलिकल केड है, इसको बोलते हैं एब्डोमेन। एक्स्ट्रा एब्डोमेन से बाहर एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ये एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। वो कहां होते हैं? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर। सपोज ये एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है, ये भी एक टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस है ये कवर करके रहते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसी सेक को बोलते हैं हम लोग को स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का अंदर होते हैं टेस्टिस, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का अंदर होते हैं टेस्टिस। मैं आपको समझाने के लिए इसको दो अलग अलग कर दिया हूं, जैसे कि वैसे नहीं होते, वैसे ही होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दो दूर दूर में रखा हूं। सपोज ये एक टेस्टिस है, ये टेस्टिस का अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इसी बहुत सारे नेटवर्क कैपिलरी नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं, जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं रीटा टेस्टिस, इसको बोलते हैं रीटा टेस्टिस। वो कैसे रीटा टेस्टिस है, लेकिन ये टेस्टिस का अंदर होता है। जब हम लोग टेस्टिस को सेक्शन कट करके देखेंगे हम लोग आगे, अभी इसका अंदर होते हैं रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस कनेक्ट हुआ है भास इफेर, रीटा टेस्टिस है, वो भी आगे थोड़ा सा। सपोज ये टेस्टिस है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, सपोज ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ऐसे बहुत सारे कनेक्शन हुए, इसको बोलते हैं रीटा टेस्टिस। फिर रीटा टेस्टिस है वो आगे जाके कनेक्ट हुआ है भाषा इफेरेंसिया में, रीटा टेस्टिस है थोड़ा सा कनेक्ट हुआ है भाषा इफेरेंसिया में। फिर भाषा इफेरेंसिया जो टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड यानी पीछे एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे से बनाता है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस।
ये बाहर की तरफ दिखता है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में, लेकिन जो एडिटर टेस्टिस है और भास इफेरेंस यानी भाषा इफेरेंसिया है, ये टेस्टिस का अंदर होते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, इसको टीएस कट करके इसको दिखा जाता है, रीटर टेस्टिस और भाषा इफेरेंसिया। मैं इसीलिए बोलता हूं बिकॉज टेस्टिस के साथ साथ कुछ डक्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं एसेसरी डक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं स्पर्म को एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं रीटर टेस्टिस, भाषा इफेरेंसिया। देन भाषा इफेरेंसिया बाहर की तरफ खुला हुआ है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये एक हाईली कर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी 3 पार्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। और ये एपिडिडाइमिस का पोस्टेरियर साइड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसे बोलते हैं भास डिफरेंस। इसको बोलते हैं भास डिफरेंस, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं भास डिफरेंस। भास डिफरेंस आगे जाके हम लोग को इसका ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। भास डिफरेंस ऐसे आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से टर्न होके एक लूप बनाता है, आगे जाके थोड़ा सा फूल जाता है यानी स्वेल अप हो जाता है, और इस स्वेल अप को बोलते हैं हम लोग आम्प्यूला। इसी स्वेल अप को बोलते हैं हम लोग आम्प्यूला। बस आपको थोड़ा थोड़ा अभी नाम याद रख लो, इसको बोलते हैं हम लोग आम्प्यूला। और आम्प्यूला के आगे एक ग्लैंड है, उसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यह आम्प्यूला का आगे होता है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल फिर आगे जाके ये वाला डक्ट को बोल रहे हैं तुमको हम लोग को भास डिफरेंस, लेकिन ये वाला अभी इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो जाके ओपन हुआ है, जो बोलते हैं पेनिस से आगे जाके पूरा ओपन हुआ है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, बिकॉज यहां से यूरिन आता है, यहां से स्पर्म आता है, यानी यूरिन एंड जो जेनिटल से स्पर्म आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो आगे जाके पेनिस से ओपन हुआ है। और ये पेनिस जो होता है, यहां से एक टिप होता है, इसको बोलते हैं अपर्चर। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मुख्य भूमिका ग्रहण करते हैं, ये होते हैं एक पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके साथ साथ कुछ डक्ट्स होते हैं। बस आप इसी को याद रख लो, हम लोग आगे क्लियर में पढ़ेंगे। ये जो डक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टिस का अंदर होता है रीटर टेस्टिस, उसके बाद भाषा इफेरेंसिया, फिर उसके आगे एपिडिडाइमिस, फिर उसके आगे भास इफेरेंस है, ये भास डिफरेंस है। फिर आगे जाके ये कहां से ओपन हुआ है, जो कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, उसके बाद ओपन हुआ है पेनिस, पेनिस से जो उसका टिप जो अपर्चर होता है वहां तक ही ओपन हुआ है। इसके साथ साथ यहां पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, 2-3 ग्लैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेमाइनल वेसिकल है, वैसे ही टेस्टिस है, यहां भी आके ये एक सेमाइनल वेसिकल है। फिर जो हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर का ऊपर एक ग्लैंड होता है, जो यहां से भी है, यहां से भी है, यानी यहां एक ग्लैंड होता है। इसी ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला PROSTAT, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आगे जाके यहां भी 2 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। 2 ग्लैंड यहां भी होते हैं, इनको ये एक है, ये एक है, 2 है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसे बोलते हैं हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने सुने होंगे कि प्रोस्टेट कैंसर होता है इसी ग्लैंड की वजह से होता है, कैसे होता है वो सब भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप अच्छा से देखिए कि जो सेमिनल वेसिकल होता है, एक होता है यहां, एक होता है यहां, सेमिनल वेसिकल 2 होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहां एक होता है, यहां भी एक होता है, 2 होता है। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड का नंबर 1 होता है, वो आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो पेनिस के आसपास में कौन सा ग्लैंड होता है, वो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। इसको बोलते हैं हम लोग को काउपर्स ग्लैंड। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कुछ पेयर ऑफ टेस्टिस से
ये टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है। कुछ एसेसोरी डक्ट होते हैं जैसे कि रीटा टेस्टिस, भास इफेरेंस, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस। ये जो बनाया हो मैंने सीरियली बनाया हो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका सीरियल अरेंजमेंट कैसे होता है। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप नेम याद रख लो, याद रखने में क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद होते हैं जो ग्लैंड्स हो गए, फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटली। एक्सटर्नल जेनिटली में हम लोग पढ़ेंगे जो पेनिस होते हैं। पेनिस, जो ये वाला पेनिस है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटल है, बिकॉज ये बाहर से दिखता है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हम दिखता नहीं है, ये इंटरनली होते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी ये डक्ट्स होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं। और ग्लैंड्स में जो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका नंबर 1 होता है, जबकि सेमाइनल वेसिकल का नंबर 2 होता है, बल्बोरेथ्राइडल काउपर्स ग्लैंड का नंबर 2 होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा किसका नंबर होता है, वो 1 होता है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हम लोग क्लियरली डिस्कशन करेंगे टेस्टिस से लेकर जो जो इवेंट्स है एक एक करके डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस। जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी डिस्कशन करेंगे अबाउट टेस्टिस। देखो, ह्यूमन यानी मेल में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैन है, मेल में एक पेयर यानी 2 टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन रीजन से बाहर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से टेस्टिस है। और ये जो टेस्टिस है, इसको कवर करके एक डार्कली पिगमेंटेड स्किन रहता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम है जो 2 टेस्टिस को अलग अलग करके रखता है, और इस जो सेप्टम के द्वारा होता है इसको बोलते हैं सेप्टम। 2 अलग अलग टेस्टिस को सेपरेट करके रखता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग सेप्टम। इसको मैं यहां जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूं। सपोज ये जो स्क्रोटम है, इसको मैंने जूम कर दिया है। लेट मी रेज दिस। जो बाहर वाला रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग को स्क्रोटम। मेल में जो स्क्रोटम होते हैं, दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम देखेंगे क्लियर कट, उसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट राइट साइड पोजीशन है वो थोड़ा एंगल करके थोड़ा सा ऊपर में रहता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि इनमें से थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर से रहता है स्क्रोटम से, जबकि दूसरा वाला थोड़ा नीचे तक रहता है। और दोनों को इसको बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटी, जो दोनों टेस्टिस को सेपरेट करके रखता है। सपोज इसका अंदर ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, और ये टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। जब ये टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, नॉर्मली जो ह्यूमन का केस में टेस्टिस अंदर नहीं रहता है, बिकॉज टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री होता है। टेस्टिस को स्पर्म बनने के लिए इसे 2 डिग्री या 2.2 से 2 to 2.5 डिग्री कम चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, लेकिन उतना टेम्परेचर में जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता है। इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान जो टेस्टिस से थोड़ा बाहर आ गया है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से ये बाहर में टेस्टिस है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो टेस्टिस है, टेस्टिस को कवर करके एक सेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। सपोज ये ह्यूमन है, ह्यूमन का ये जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन है, ये वाला ऊपर से ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस का फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम का 3 लेयर होता है। फर्स्ट वाला लेयर को इसको बोलते हैं हम लोग स्किन, फिर इसका बीच वाला लेयर होता है, इसको बोलते हैं एक मसल से बना होता है, इस मसल को बोलते हैं हम लोग को डाक्टोज मसल। वैसे भी यहां भी है, इसको बोलते हैं डाक्टोज मसल। और ये डाक्टोज मसल का
काम ये है, सपोज मैं इसको लिख देता हूं, इसका नाम होता है, ये फर्स्ट वाला स्केल स्किन, टोटल है स्क्रोटम, फर्स्ट स्किन, इसके बाद इसको बोलते हैं डार्टस मसल। डार्टस मसल का काम ये है, सपोज विंटर है यानी बहुत ठंडे का मौसम, कूल है, तो उसी के दौरान क्या होता है, जो टेस्टिस है वो चिल हो जाता है, जिसके लिए ये जो डार्टस मसल होता है ये स्क्वीज कर जाता है, ये कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट होके ये टेस्टिस को दोनों को यहां तक ले जाता है, यानी एब्डोमेन तक ले जाता है, ताकि एब्डोमेन से जो भी टेम्परेचर है इसको बैलेंस करके रखे। इसीलिए जो डार्टस मसल है ये कंट्रैक्ट होके, स्क्वीज होके ये टेस्टिस को यहां तक ले जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन यानी गर्मी का मौसम आता है तो ये डार्टस मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, जो टेस्टिस अपने अपने पोजीशन में आ जाते हैं। देखो ये जो टेस्टिस है यही स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो थर्ड वाला लेयर होता है यहां स्क्रोटम में, इसी को बोलते हैं हम लोग को क्रीमास्टर। जो सबसे नीचे वाला लेयर है इसे बोलते हैं हम लोग को क्रीमास्टर। क्रीमास्टर आउटर है स्किन, बीच वाला है डार्टस मसल, थर्ड वाला है क्रीमास्टर, ये तीनों को मिला के बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम भी टेस्टिस का टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। इसमें जो डार्टस मसल है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होने में हेल्प करता है, वो टाइम की वजह से डिपेंड करता है कब क्या रहेगा। इसके बाद जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम का अंदर रहना जरूरी है, अगर यहां नहीं रहेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए टेस्टिस यहां फिक्स रहे, इधर उधर मूव करके ना चले जाए, इसीलिए इसको यहां बैलेंस करके एक टिश्यूज रहते हैं जो कि फाइब्रस टिश्यू होते हैं, टिश्यू को बैलेंस करके इधर उधर हिलने नहीं देते हैं। ये भाई टेस्टिस तो यहां मत जा, यही रहे। इसको बोलते हैं ग्यूबेर्नाकुलम। ग्यूबेर्नाकुलम का काम ये होता है कि जो टेस्टिस होता है उसको फिक्स्ड पोजीशन में रखता है। अगर सपोज ये टेस्टिस यहां से यहां मूव कर गया, लेकिन ये ग्यूबेर्नाकुलम उससे अटैच रहता है, फिर भी टेस्टिस अगर यहां से मूव करके बाद में यहां इधर उधर चला गया तो उसको भी बैलेंस करने के लिए और भी कुछ कर्ड्स होते हैं जो टेस्टिस को बैलेंस करके रखते हैं। सेकेंड थिंग, ये टेस्टिस का अंदर, स्क्रोटम का अंदर बहुत सारे केमिकल डिपोजिशन होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल। इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल। कभी कभी आप सोचे होंगे जो हार्निया होता है इसमें हाइड्रोसिल का भी डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, यानी थोड़ा लुब्रिकेट हो जाते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ये हाइड्रोसिल को निकाल देते हैं। अगर इसका मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी पेनफुल होता है, इसीलिए इसको भी निकाल देते हैं। सेकेंड थिंग, जब एक मेल यानी मेल बेबी मदर का यूटेरस में होता है तो मेल जो होता है, मेल बॉडी में सेवेंथ मंथ में, सेवेंथ महीने में बेबी का अंदर स्क्रोटम, सॉरी जो टेस्टिस है वो बन जाता है। बेबी का 7 मंथ हो गया तो उसी वक्त क्या होता है, टिल 7 मंथ ये जो टेस्टिस है ये क्लियरली बन चुका है। और ये टेस्टिस क्या होता है, यहां एक कैनाल होता है, इस कैनाल को बोलते हैं इनगुइनल कैनाल। इस इनगुइनल के कैनाल के द्वारा ये अंदर आ जाता है। 7 मंथ होने के बाद ये जो टेस्टिस होते हैं आके अंदर में फिक्स हो जाते हैं। याद रख लो, महीना होता है 7 मंथ। बेबी से जो चाइल्ड है वहां से डेवलप होके ये आके यहां फिक्स हो जाता है, यानी 7 मंथ में। सो यहां टेस्टिस आ गया, टेस्टिस से ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है और एंड्रोजन भी सिक्रेशन होता है, इसीलिए टेस्टिस बहुत सारा फंक्शन कर रहा है। मुझे बताओ, अगर एक आदमी इतना सारा मेहनत कर रहा है, ये टेस्टिस स्पर्म भी बनाता है, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, इतना सारा काम कर रहा है तो इसको खाना जरूरी है, इसको जरूरी है खाना। इसको खाना लाने के लिए जो हेल्प करता है, जिसके द्वारा ये खाना आता है, यानी जो फूड मटेरियल्स आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिकुलर आर्टरी। जहां से खाना यानी फूड मटेरियल्स आते हैं, इस जो वाला लाइन है मैं ग्रीन रेड कलर से दिखाया, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। मुझे बताओ, एक मेल हो फीमेल हो, एक आदमी नॉर्मली अगर खाना खा रहा है यानी कुछ फूड मटेरियल ले लेता तो वेस्ट मटेरियल ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही टेस्टिस जो होता है वेस्ट मटेरियल भी, सपोज एग्जांपल यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, इस वेस्ट मटेरियल को लेने के लिए हेल्प करता है एक वेन। इसी वेन को बोलते हैं टेस्टिकुलर वेन।
जिसके दौरान जो वेस्ट मटेरियल है यह बाहर चला जाता है। देन टेस्टिस को ठंडी और गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया कि कम हो गया उसको भी पता चल जाता है, बिकॉज यहां एक नर्व सप्लाई होता है जो बता देता है कि अभी गर्मी है, अभी ठंडा है। इसी को बोलते हैं हम लोग को टेस्टिकुलर नर्व। जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या कमी हो रहा है, बड़ी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो गया यानी कूल हो गया तो सिग्नल करता है और डार्टस मसल को बोलता है कि भाई तू कंट्रैक्ट हो जा, वरना मेरे लिए कुछ डेंजरस है। इसलिए उस दौरान क्या होता है, जो डार्टस मसल होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, टेस्टिकुलर आर्टरी जो खाना यानी फूड मटेरियल लेके आता है, टेस्टिकुलर वेन जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ले लेते हैं। उसके बाद होता है टेस्टिकुलर नर्व, यानी जो ठंडी गर्मी का मौसम का जो एहसास उसको पता चल जाता है इससे टेस्टिकुलर नर्व के कारण। उसके बाद मैंने आपको जो पीछे अभी अभी पढ़ा रहा था, अभी जो होता है टेस्टिस से पीछे से निकला होता है एक, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस, और यहां से आगे होता है भास डिफरेंस। जो लंबा सा ट्यूब होता है इसको बोलते हैं भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस है, ये भास डिफरेंस है, और ये भास डिफरेंस है। ये वाला कैनाल को बोलते हैं इनगुइनल कैनाल। ये कैनाल को बोलते हैं इनगुइनल कैनाल। ये है टेस्टिकुलर आर्टरी, रेड से दिखा हूं, वेन, और ये होता है टेस्टिकुलर नर्व। भास डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी सब, भास डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व, ये सब मिला के एक कड़ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। कड़, व्हाट इज कड़? इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कड़। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कड़, यानी जो टेस्टिस को सपोर्ट करके रखता है। एक होता है ग्यूबरनाकुलम, एक तकिया पिलो जैसा स्ट्रक्चर है जो इसको सपोर्ट करके रखता है कि टेस्टिस इधर उधर मूव ना हो। इसके अलावा स्पर्मेटिक कड़ है। स्पर्मेटिक कड़ यानी सबका मिश्रण है, एक कड़ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इनगुइनल कैनाल से बाहर गया है। यह भी कड़ टेस्टिस को बैलेंस करके रखता है। यानी दो चीजें, एक है ग्यूबरनाकुलम और एक होता है स्पर्मेटिक कड़ जो कि टेस्टिस को बैलेंस करके रखते हैं। इसके अलावा जो डार्टस मसल होता है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल। कभी कभार इसका मात्रा भी ज्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं बाय द कंसल्ट विद द डॉक्टर। डॉक्टर से कंसल्ट करके भी करा एक चीज होता है। और जो 7th मंथ होता है उसी वक्त क्या होता है, टेस्टिस जो चाइल्ड का एब्डोमेन से मूव करके आता है स्क्रोटल सेप को, और यहाँ का जो सेप्टम है इसको बोलते हैं स्क्रोटम सेप्टी या सेप्टम, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन टेस्टिस इसीलिए बाहर है बिकॉज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम चाहिए टू प्रोड्यूस स्पर्म, इसीलिए टेस्टिस है वो बाहर में सर्वाइव करता है। हम नेक्स्ट यहां पढ़ेंगे, भी टेस्टिस के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट स्क्रोटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग टेस्टिस के बारे में। लेट मी रेज दिस। आप प्लीज इसको नेमिंग कर लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो जो भी नेमिंग किया हो उसको कर लीजिए, बिकॉज यहां से बहुत सारा नेमिंग होगा। जितना भी पढ़ाए हो अभी प्लीज इसको नेमिंग कर लीजिए। इसका जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सपोज ये स्क्रोटम है, मैंने स्क्रोटम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर, जो स्क्रोटम होता है उसमें जो भी कवरिंग्स होते हैं, जो फास्ट डार्टस मसल होते हैं, क्रीमस्टर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं बना रहा हूं। अभी हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का भी कवरिंग होते हैं। ये माना जाता है कि पहले जो टेस्टिस जब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बाहर का रीजन में आया था तो तभी भी जो टेम्परेचर है वो सही नहीं था, इसीलिए टेस्टिस भी अपना बॉडी का ऊपर भी 2-3 लेयर का कवरिंग बनाया है। टेस्टिस है, सपोज ये टेस्टिस है, सबसे जो बाहर वाला कवरिंग है जो टेस्टिस को कवर करके रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका वेजाइनालिस। टेस्टिस को कवर करके है जो उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। और जो उसके वाला जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है यहाँ, इस ब्लैक कलर को बोलते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिना।
ट्यूनिका अल्ब्यूजिना। और ये माना जाता है कि जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना है, ट्यूनिका अल्ब्यूजिना से कुछ ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ है जो कि टेस्टिस को अलग अलग कंपार्टमेंट में विभाजित कर दिया। यहां से कुछ फोल्ड ऐसे निकला है जिसके कारण जो टेस्टिस है अलग अलग कंपार्टमेंट यानी अलग अलग फोल्ड से बन गया है। इसी फोल्ड को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल। टेस्टिकुलर लब्यूल लगभग 250 से 300 तक टेस्टिकुलर लब्यूल्स एक टेस्टिस में होते हैं। टेस्टिकुलर लब्यूल यानी जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना है वहां से कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो कि टेस्टिस में अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग लोब्यूल बना है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल। सपोज मैं इसको बाहर में दिखाऊं, सपोज ये टेस्टिस है, जो बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना है, सॉरी वेजाइनलिस है। उसके बाद इसका अंदर है जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना से ऐसे करके कंपार्टमेंट से निकले हुए, इसी कंपार्टमेंट को बोलते हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट लगभग 250 से 300 तक कंपार्टमेंट, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल, यानी ये एक टेस्टिकुलर लब्यूल है। हर एक टेस्टिकुलर लब्यूल से, हर एक में, इसमें हर एक टेस्टिकुलर लब्यूल से 1 से 3, मैंने बोला 1 से 3, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। मैंने बोला 1 से 3 ऐसे हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें एक एंड उसका कुछ जो डक्ट्स नहीं होता है, लेकिन जबकि दूसरा एंड में ऐसे डक्ट्स होते हैं, हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने बोला 1 से 3, सपोज ये 1 है, ऐसे और भी चाहे एक एंड ब्लंटेड यानी ब्लाइंड सेक है जिसमें कोई भी डक्ट्स नहीं है लेकिन दूसरे एंड में डक्ट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये टेस्टिकुलर लब्यूल है। 1 से 3 ऐसे, सपोज मैंने ऐसे, ये एक है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ऐसे करके 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल रहते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल ही स्पर्म प्रोड्यूस करता है। हम लोग मानते हैं कि टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है। सर टेस्टिस से जो भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहां से बहुत सारे सेल्स रहते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। और 2 टेस्टिस का बीच में और एक सेल्स होते हैं, कुछ इन्हीं सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल। इन सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल, लेडिग सेल। और यकीन मानिए ये जो लेडिग सेल होता है यही प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से प्रोड्यूस होता है स्पर्म, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और ये बाद में प्रोड्यूस करता है स्पर्म। और दोनों सेमिनिफेरस का बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल और लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल ही एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल को हम लोग इंटरनल सेक्शन अभी कट करेंगे, उसका टीएस कट करेंगे। एक का अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है। इसको याद कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सपोज ये कोई भी मेल है, मेल से हम लोग पहले स्क्रोटम के, सबसे मेल से हम लोग स्क्रोटम लिए, स्क्रोटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसका अंदर होता है टेस्टिस, टेस्टिस का जो भी लेयर्स होते हैं वो भी उसके बाद टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर टेस्टिस में होता है जो भी ट्यूबुल्स लब्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर लब्यूल्स होते हैं। लब्यूल का अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसको मैंने जूम किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। एक टेस्टिकुलर लब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं।
अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, लगभग ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का सेक्शन है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसका टीएस मैंने लिया है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का सेक्शन है। मुझे ये बताओ, अगर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, मैंने बोला 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये भी ऐसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये भी ऐसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सपोज मैं समझाने के लिए और एक्स्ट्रा एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल ले लिया है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल का बीच में सब ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इसी कनेक्टिव टिश्यू का बीच में होता है लेडिक सेल। ये होता है आपका लेडिक सेल, और ये लेडिक सेल ही प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल का टीएस है ये लेडिक सेल, ये लेडिक सेल है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल का अगर टीएस लेंगे, हम लोग ट्रांसवर्स लेके देखेंगे, वहां 2 तरीका का सेल देखने को हमें जनरली मिलता है। जैसे एक होता है क्यूबोइडल सेल्स, इसका होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाला नीचे जो ब्लैक कलर का है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसमें से क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, बहुत सारा, न्यूमरस मिलियंस ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबोइडल सेल्स। और एक क्यूबोइडल सेल्स, ये जो क्यूबोइडल सेल्स है, ये भी क्यूबोइडल सेल्स है, ये भी क्यूबोइडल सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं आगे जाके स्पर्म। और ये क्यूबोइडल पहले क्यूबोइडल, सपोज ये कोई भी एक क्यूबोइडल सेल है, ये आगे ग्रोथ होकर कुछ अलग में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर बाद में लास्ट में प्रोड्यूस स्पर्म ही करता है। उसके अलावा एक बीच बीच में टॉप कलम लाइक सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं कलमनर सेल्स। यहां से क्वेश्चन जो होता है, क्यूबोइडल सेल्स ही स्पर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्यूबोइडल सेल स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए उसको भी कुछ न्यूट्रिएंट का जरूरत है, और ये जो न्यूट्रिएंट सपोर्ट यानी प्रोवाइड करता है, इसका नाम है कलमनर सेल्स। इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसमें कंक्लूजन हमको ये मिल गया कि जो क्यूबोइडल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, यानी बहुत सारे स्टेजेस में, बाद में लास्ट में स्पर्म ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो कलमनर सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लेडिक सेल है वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन। क्यूबोइडल सेल ने बोल दिया कि भाई मैंने तो प्रोड्यूस कर लूंगा स्पर्म, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कौन प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करेगा, मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है। ये जो एंड्रोजन जो लेडिक सेल है ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कलमनर सर्टोली सेल ने बोल दिया कि भाई मैं हूं ना। सर्टोली सेल ने क्या किया, एक प्रोटीन बनाया, इसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन को बाइंड करके ले आएगा, इसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी जो कलमनर सेल्स है यहां सीक्रेशन हुआ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म आप लिख लो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन को बाइंड करके ले आएगा। अब भी क्या हो गया, जो क्यूबोइडल सेल्स है उसका ऊपर भरोसा हो गया कि मैं स्पर्म ही बना लूंगा, और मुझे न्यूट्रिएंट जरूरत है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई किया सर्टोली सेल। इसके अलावा जो एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको भी सीक्रेट कर रहा है सर्टोली सेल। देखो अभी क्या होता है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का मैंने सेक्शन लिया है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल का ये है क्यूबोइडल सेल्स, और इसी को बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, यानी यहीं से ही स्पर्म प्रोड्यूस होगा। पहले क्या होता है, ये जो क्यूबोइडल सेल्स होता है ये माइटोसिस होता है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में। जो ये क्यूबोइडल सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्माटोगोनिया, रिपीटेडली डिवीजन होते हैं, यहां माइटोसिस, यहां कंटिन्यूअसली माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होके प्रोड्यूस हो रहा है स्पर्माटोगोनिया। स्पर्माटोगोनिया भी माइटोसिस होके प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स, ये भी माइटोसिस होके प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्माटोसाइट। यहीं से हो रहा है, मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप दिखा, लेकिन यही हो रहा है। इसके अलावा जो ऐसे क्यूबोइडल सेल्स होते हैं ये पूरा ऐसे घेरे रहते हैं, जो कॉलमनर सेल बीच बीच में होता है, लेकिन मैंने आधा बनाया हो ताकि आप समझ लो। मुझे एक बात बताओ, जो स्पर्माटोगोनिया है इसका तो प्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, बिकॉज ये माइटोसिस हो रहा है। यहां से फॉर्मेशन हुआ प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, इसका भी प्लॉइड है, डिप्लॉइड। अभी प्राइमरी स्पर्माटोसाइट मेयोसिस होगा। मेयोसिस से 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, एक होता है मेयोसिस 1,
एक होता है मेयोसिस 2 जो हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस में एंटर करेगा, मेयोसिस 1 होके प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस 2 कंप्लीट करके प्रोड्यूस करेगा स्पर्मेटिड, होगा स्पर्मेटिड। मुझे एक बात बताओ, यहां से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ऐसा कौन है जो मेयोसिस 1 में एंटर करता है? उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका प्लॉइड है डिप्लॉइड। अगर मेयोसिस 1 हो गया, मेयोसिस इज ए रिडक्शन डिवीजन, इसका प्लॉइडी लेवल उसमें कम हो जाता है, जिसके कारण ये डिप्लॉइड था, अभी ये हो गया हाप्लॉइड, ये भी हो गया हाप्लॉइड। अभी प्रोड्यूस हो गया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होने के बाद स्पर्मेटिड क्या करता है? एंटर, सपोज यहां स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हो गया, स्पर्मेटिड एंटर करता है अभी सेटोली सेल का अंदर। सपोज स्पर्मेटिड यहां एंटर कर रहा है अभी सेटोली सेल को, ये सेटोली सेल है, इसका अंदर एंटर कर गया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड सेटोली सेल का अंदर जाता है, सेटोली सेल से कुछ न्यूट्रिएंट लेके लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म। स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म कन्वर्ट होने के बाद यहां से ये बाहर आता है। द प्रोसेस बाय रिलीज, जिस प्रोसेस से ये सेटोली सेल से बाहर आया स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन यानी स्पर्म सेटोली सेल से जिस प्रोसेस से बाहर निकल रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग, ऐसा कौन है जो मेयोसिस 1 में एंटर करता है? होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्वेश्चन है। और जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसको कौन बनाता है? सेटोली सेल। एंड्रोजन कहां से सीक्रेट होता है? सो प्लीज आप ये अगर आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है, अगर आप क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, आप हर एक बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सो प्लीज आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। लेकिन जो यहां से क्वेश्चन बनता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग का जो वीडियो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अभी हम लोग को क्लियर हो चुके हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग को सोच रहे हैं कि टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे हो रहा है? ह्यूमन है, मेल का टेस्टिस है, टेस्टिस में फिर टेस्टिकुलर लब्यूल है, टेस्टिकुलर लब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कुछ क्यूबेडल सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए वहां भी सेटोली सेल का जरूरत है, और यही से ही प्रोड्यूस होता है स्पर्म। जब यहां से रिलीज होकर बाहर से निकलता है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। और ये जो टोटल प्रोसेस मैंने अभी बता दिया, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इतना को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहां हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो क्यूबेडल सेल्स होते हैं और सेटोली सेल मिलके इसको बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कंक्लूजन ये हो गया, अगर ये एक टेस्टिकुलर लब्यूल है, इसमें ये बोलते, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में ही प्रोड्यूस होता है स्पर्म। कैसे होता है हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब इट इज कंक्लूडेड दैट अभी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म प्रोड्यूस हो चुका है, और ये स्पर्म क्या होगा? यहां से बाहर निकल के आएगा। कैसे आएगा? यहां से कुछ ट्यूब मिलके सेमिनिफेरस ट्यूबुल जॉइंट होके, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल यहां भी ऐसे करके सब जॉइन होके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट मी इरेज दिस। सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऐसे जॉइंट हो जाता है, यहां से भी बहुत सारे सेल निकल के ऐसे करके जॉइंट होकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसी नेटवर्क को बोलते हैं रिटेटेस्टिस। और ये रिटेटेस्ट एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बुक में दिया हुआ, आप अच्छा से देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि यहां से रिटाटेस्टिस जॉइन होकर एक और एक डक्ट बनाते हैं। इसी डक्ट को बोलते हैं भास इफरेंस। या भाषा इफरेंसिया।
फिर भास इफेरेंस क्या होता है, जो टॉप पार्ट से ऐसे एक हाईली कर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी कर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एपिडिडायमिस। जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जो सॉरी स्टार्टिंग में इसको ऐसे बोल दिया था कि ये है एपिडिडायमिस, इसका अंदर होता है रीटा टेस्टिस, भासा इफेरेंस ऐसे बोल दिया था। और यही है वो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, वो कनेक्ट हुआ है रीटा टेस्टिस को, रीटा टेस्टिस से ये कनेक्ट हुआ है भासा इफेरेंसिया, उसके बाद भासा इफेरेंसिया से निकला हुआ है एपिडिडायमिस। इसको मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बाद में थोड़ा आगे क्लियर करके अभी समझा रहा हूं। सपोज ये टेस्टिस है, टेस्टिस में ये सब टेस्टिकुलर लब्यूल्स है, जिसका अंदर होता है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं, 1 से 3। सपोज ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये भी एक हाईली कॉइल्ड है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे लिया हूं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या होते हैं, ऐसे जॉइन होते हैं, जॉइन होकर ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे नेटवर्क लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी नेटवर्क को बोलते हैं हम लोग रीटा टेस्टिस, रीटा टेस्टिस। और ये रीटा टेस्टिस आगे जाके एक और एक छोटा सा कॉमन डक्ट को ओपन होता है, इसको बोलते हैं भास इफेरेंस, भास इफेरेंस। भास इफेरेंस आगे जाके एक हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को ओपन होता है, इसी कॉइल को बोलते हैं हम लोग एपिडिडायमिस, इसको बोलते हैं एपिडिडायमिस, एपिडिडायमिस। एपिडिडायमिस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, एपिडिडायमिस में थोड़ा सा ये जो टिप वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हेड रीजन, और ये हेड हाईली कॉइल्ड होता है, और ये बीच वाला इसको बोलते हैं मिडिल पीस, और इसके जो बीच जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड रीजन, एपिडिडायमिस हेड, ये है मिडिल पार्ट और ये है टेल। हेड को दूसरे नाम में जाना जाता है, इसको बोलते हैं कैपट, मिडिल पार्ट को बोलते हैं कर्पस, और जो टेल वाला पर्सन है इसको बोलते हैं काउडा। स्पेलिंग थोड़ा आप बुक से कंसल्ट कर सकते हो। और ये जो एपिडिडायमिस का काम ये होता है, सपोज स्पर्म यहां बन गया, यहां सब स्पर्म बन गया, अभी पढ़ चुके हैं कैसे स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म मूवमेंट करके यहां आते हैं, यहीं आके एपिडिडायमिस में स्पर्म स्टोर होकर रहते हैं, और एपिडिडायमिस में जो स्पर्म होते हैं मैच्योरिटी हो जाते हैं, स्पर्म अभी बना है, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, अभी भी ये बच्चे हैं स्पर्म्स, अभी यहाँ के यहाँ स्टोर होकर रहते हैं, यहाँ मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म। मैच्योर होने के बाद स्पर्म मूवमेंट करके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाना जरूरी है, इसीलिए मूवमेंट होने के लिए एक आयन का जरूरत होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, वो भी यहीं से एपिडिडायमिस से बनता है, जिसके मैच्योरिटी होता है और मूवमेंट यानी मोटिलिटी में हेल्प करता है एपिडिडायमिस। एपिडिडायमिस का 3 पार्ट होता है, एक होता है कैपट, कर्पस एंड काउडा, जो कि स्पर्म का मैच्योरेशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो टेल पर्सन होता है, टेल पार्ट से निकलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी ट्यूब को बोलते हैं हम लोग भास डिफरेंस। ये टेल है, टेल से निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं भास डिफरेंस। और ये जो भास डिफरेंस होता है, ये भास डिफरेंस इसका पोस्टेरियर साइड से निकला होते हुए ऊपर तक जाता है, उसके बाद यहां यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे टर्न करके एक लूप लेता है, लूप लेने के बाद आगे जाके थोड़ा सा फूल जाता है, इसको बोलते हैं आम्प्यूला, जो मैंने पहले क्लास में बोल चुका हूं। और आम्प्यूला के बाद आगे होता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल होते हुए आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसे सेमाइनल, अभी इसको हम लोग बोल रहे थे भास डिफरेंस, लेकिन सेमाइनल वेसिकल के बाद जो भी पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल के बाद जो भी डक्ट बनता है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद यहां होता है एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, आप सुने होंगे कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया,
जो बुढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, इनका बहुत सारे यहाँ इसको लेकर बहुत सारे डिजीज है, बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज है। जो इसमें कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, 2 से 3% जो होता है वर्ल्ड में प्रोस्टेट कैंसर होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनका जो यूरिनेशन होता है कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी ये फूल जाता है, कभी कभी नॉर्मली बेड में सोते हुए भी यूरिन हो जाता है उनका, ये एक डिजीज है और इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ होता है 2 ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये आगे जाके ओपन हुआ है पेनिस से, और यहाँ आता है यूरिन, सॉरी स्पर्म, यहाँ आता है यूरिन, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट आगे ओपन हुआ, इसको बोलते हैं पेनिस, और इसको बोलते हैं अपैरेचर, जिसके द्वारा यूरिन और स्पर्म्स बाहर आते हैं, यानी 2 यूरिन एंड जो स्पर्म्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। शायद आप लोग को अभी तक जो भी पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ अभी तक याद हो गया होगा, आई थिंक। ये टेस्टिस है, टेस्टिस से जो भी निकला हुआ है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, कैपर्ट, कार्पस, काउडा। देन उसके बाद आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं भास डिफरेंस। भास डिफरेंस आगे जाके यहाँ टर्न लेता है, यहाँ आगे थोड़ा सा फूल जाता है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के बाद जो डक्ट निकलता है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ से स्पर्म भी आता है, यहाँ से यूरिन भी आता है, इसलिए यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। और इन केस ऑफ ह्यूमन में केस, मेल के केस में क्या होता है, जो स्पर्म्स एंड जो यूरिन होता है वो एक ही अपेरेचर से पास होता है, बल्कि जो फीमेल में होता है वहां कुछ दूसरा होता है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे उसका एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो कंफर्म हो गया हम लोग, यहाँ स्पर्म बन गया। स्पर्म बनने के बाद रीटा टेस्टिस होते हुए भास इफेरेंस, देन एपिडिडाइमिस, यहां मूव करके स्पर्म का मूवमेंट होके यहां तक हो गया। इतना तक स्पर्म मूव होके आने के बाद स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म का भी एनर्जी थोड़ा बहुत कम होते जाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म जब तक मूवमेंट होके यहां आके पहुंच जाता है, यानी सेमाइनल वेसिकल के बाद, उसके पास स्पर्म के पास जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, इसीलिए स्पर्म का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहां है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए प्रोवाइड करता है फ्रुक्टोज, ताकि स्पर्म सर जी आप आगे मूव करिए, हम यहां है, आपको हम फ्रुक्टोज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका तो जरूरत यही था। उसके बाद जब स्पर्म आगे बढ़ेगा, जो पेनिस होते हुए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहां क्या होगा, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है तो वहां कंट्रैक्शन होने के लिए एक केमिकल का जरूरत है कि फीमेल जो जेनिटल ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए आराम से, ताकि जो स्पर्म है वहां फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है उसका अंदर आराम से एंटर कर पाए। इसीलिए वहां एक केमिकल सीक्रेशन होता है, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी जो सेमाइनल वेसिकल है वो सीक्रेशन कर रहा है फ्रुक्टोज खाने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट वो थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाए, आराम से ओपन हो जाए, जिसके दौरान जो भी स्पर्म है वो एंटर कर जाए। उसके बाद जो बाइकार्बोनेट HCO3- जो बाइकार्बोनेट है उसको भी सीक्रेशन करता है। ऐसे भी स्पर्म एसिडिक होते हैं, फिर भी और ज्यादा एसिडिक हो जाए तो बॉडी के लिए हानिकारक है, इसीलिए थोड़ा बाइकार्बोनेट भी सीक्रेशन हो जाए, ताकि जो न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से सीक्रेशन होता है बाइकार्बोनेट। इसके बाद स्पर्म मूवमेंट करके यहां भी आ गया, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सपोज यहां यूरिन पहले पास हो गया है, उसके बाद अभी जो स्पर्म है वो मूवमेंट होने के लिए चाहता है, लेकिन यहाँ कुछ प्रोटीएजेस, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि खराब केमिकल है, जो स्पर्म को हो सकता है डिसरप्ट कर दो, हो सकता है स्पर्म इसी की वजह से मरे जाए। इसीलिए यहां भी कुछ केमिकल जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेशन करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस यानी जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, फॉस्फेटेज यानी जो फॉस्फेट को तोड़ते हैं, प्रोटीएजेस, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज, ऐसे करके जो जो केमिकल कुछ प्रोटीन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीएजेस। इसके अलावा स्पर्म को भी और जरूरत है खाना, इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड, वो भी प्रोड्यूस करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो आगे होता है इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेट करता है म्यूकस, यानी
स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए पहले क्या होता है, यहां थोड़ा म्यूकस हो जाए ताकि स्पर्म का जो मूवमेंट हुए वो परफेक्ट रहे, इसीलिए यहां कुछ म्यूकस सिक्रेशन होता है काउपर्स ग्लैंड से। अभी स्पर्म सर जी आराम से आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है नहीं, जो जो उनको जरूरत है सब चीज मिल गया, अभी वो आ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। तो इसके बाद जो मतलब प्रोड्यूस होकर बाहर आ रहे हैं उसको बोलते हैं सीमेन। सीमेन जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, नॉर्मली इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है। इसमें स्पर्म भी है, सीमेन में क्या होता है स्पर्म भी है, उसके साथ साथ जो भी एसोसिएटरी ग्लैंड थे सेमाइनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से जो भी केमिकल सीक्रेट हुए उसी के साथ है सीमेन के साथ। यानी सीमेन इज ए मिक्सचर ऑफ स्पर्म विथ एसोसिएटरी ग्लैंड का जो भी ग्लैंड से जो भी कुछ सीक्रेशन हुआ है, ये दोनों का मिश्रण से जो बना है उसको बोलते हैं सीमेन। सीमेन का पीएच लगभग 7 पॉइंट समथिंग होता है। देन इसके बाद 7.2 या 3 शायद ऐसे कुछ होता है। लेकिन उसके बाद जो सीमेन प्रोड्यूस हो गया, अभी ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को जाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का जरूरत है। ये काउपर्स ग्लैंड से भी कुछ मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन भी सीक्रेशन होता है ताकि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कंट्रैक्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिस। ये पेनिस है, इसको मैंने यहां जूम करके दिखाया हूं, ये पेनिस है। पेनिस का जो जिसके दौरान ये ऐसे निकल जाता है स्पर्म और यूरिन, इसको बोलते हैं पेनिस। पेनिस का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, जो थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मली, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस का ऊपर एक कवरिंग ऐसा रहता है, इसी कवरिंग को बोलते हैं प्रीपियस। ये जो कवरिंग है इसको बोलते हैं प्रीपियस, इसको बोलते हैं प्रीपियस। और ये जो जंक्शन है इसी जंक्शन को बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। प्रीपियस का अटैचमेंट एक जंक्शन से होता है, उसी को बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। और जो प्रीपियस होता है ये मूवेबल होता है, सपोज इसको चाहे तो आप मूव करने के लिए जो ह्यूमन मेल्स होते हैं ये मूवमेंट होता है। कर्टस के दौरान ये जो प्रीपियस होता है इसे खोल जाता है, जिसके दौरान जो स्पर्म्स होते हैं इसे बाहर पास हो जाता है। इसीलिए जो प्रीपियस होता है ये मूवमेंट होते हैं। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं शाफ्ट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ माना जाता है कि कुछ रिलीजियस में होते हैं कि जो ये जो प्रीपियस वाला पर्सन है इसको वो जब बर्थ के टाइम यानी जन्म होते वक्त क्या करते हैं कि जो प्रीपियस को रिमूव कर देते हैं, यानी यहां से इसको निकाल देते हैं बाय द सीजर। डॉक्टर से यहाँ डॉक्टर है उसको निकाल देता है, यानी कुछ रिलीजियस में उसको निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमसिजन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सर्कमसिजन, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीपियस को बोलते हैं सर्कमसिजन। इसके बाद यहां भी 2 ग्लैंड्स होते हैं, मैंने बता चुका हूं, बोल चुका हूं अभी, उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, जिसके जो हेल्प करता है थोड़ा सा म्यूकस एंड स्टिकी टाइप का लेयर फॉर्मेशन करने के लिए। इसके द्वारा दोनों पास होकर बाहर आ जाते हैं। अगर मैं एक जो पेनिस है उसको टीएस करके अगर देखेंगे तो ये यहाँ 2-3 मसल्स मेनली रहते हैं। सपोज यहाँ एक इसको मैं टीएस लेके यहाँ दिखा हूं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करके ये 2 मसल्स है, इसको बोलते हैं कर्पोरा कावेर्नोसा, कॉर्पोरा कावेर्नोसा, एंड इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, कॉर्पस स्पंजियोसम। कर्पोरा कावेर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम में यहां जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूरिन है, ये जो अपेरेचर आप दिख रहे हैं, ये अपेरेचर कहां प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये जो अपेरेचर है जहां से यूरिन एंड जेनिटल दोनों पास होते हैं, वो अपेरेचर, ये जो अपेरेचर है ये अपेरेचर कॉर्पस स्पंजियोसम में होता है। जहां 3 मसल्स है, पीछे 2 है पोस्टीरियर साइड, एक एंटीरियर साइड है, और इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। और यही ही अपेरेचर होता है जिसके दौरान स्पर्म एंड जो यूरिन है बाहर पास होते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ड्यूरिंग कॉइटस, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स
होते हैं तो उसी वक्त क्या होते हैं, जो ये कर्पस कॉर्पोरा कावेर्नोसा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में यहां ब्लड्स होते हैं, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, जो यहां आर्टरीज है, कैपिलरीज है, इसमें ब्लड फील्ड है। नॉर्मल में ब्लड का लेवल थोड़ा कम रहता है, बट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब सेक्स करते हैं तो उसी वक्त क्या होते हैं, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल क्या होता है कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो का मात्रा बढ़ जाता है इन कैपिलरी में, जिसके कारण जो पेनिस है थोड़ा हार्ड हो जाता है एंड इरेक्ट होता है, इसका जो लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहां जो आर्टरीज है या कैपिलरीज है इसमें नॉर्मली जो ब्लड का फ्लो होता है उसका मात्रा बढ़ जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि जो अपर्चर होता है वो कहां होता है, कर्पस स्पॉन्जियोसम में होता है। अभी तक हम लोग को पढ़ चुके हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी कंप्लीट होने वाला है, बट मैं अभी आपको ये एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं प्लीज आप इसको पढ़ लीजिए। आपका दुनिया में ऐसे कोई भी एग्जाम है नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन, चाहे नीट, मेडिकल एंट्रेंस, +2, सीबीएसई, सीएचएसई, चाहे जो भी एग्जाम है, मैं आपको ये चीज कंप्लीट होने के बाद 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। प्लीज आप वो क्वेश्चन को भी आप अच्छा से कर लेना चाहिए आपको, बिकॉज वहीं से भी क्वेश्चन सब आ जाएगा। इतना तो मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन 99% श्योर हूं कि उसी से ही क्वेश्चन सब बनेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग को पता चल गया है कि जो लेडिक सेल होता है वो सीक्रेट करता है एंड्रोजन। इतना तो हम लोग को पता है कि मैं बोल चुका हूं अभी, जो लेडिक सेल होता है बार बार बोल चुका हूं, जो लेडिक सेल होता है वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है यानी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। जो सेटोली सेल होता है वो एंड्रोजन बाइंडिंग यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है कि भाई मैं कुछ केमिकल न्यूट्रिएंट सीक्रेट कर रहा हूं तो उसी को लेके तू स्पर्म बना ले। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मिएशन प्रोसेस होता है जहां से वो रिलीज होकर बाहर आता है, उसमें भी सेटोली सेल का काम है। यह हमको थोड़ा बहुत पता है। लेकिन ये जो चीज होता है, सेटोली सेल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, इसके लिए सेल को सिग्नल मिलता है कि हाँ अभी टाइम हो गया, यही चीज करना जरूरी है। उसको बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिसके कारण जो लेडिक सेल है वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है, जो सेटोली सेल है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है यानी प्रमोट करता है। होता क्या है कि हाइपोथैलेमस का एक ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से एक केमिकल सीक्रेशन होता है जिसका नाम होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और वहां से ये जीएनआरएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। भाई तू कुछ केमिकल सीक्रेट कर ले। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, दो हार्मोन सीक्रेशन करता है। होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके काम करता है लेडिक सेल ऊपर। लेडिक सेल का ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, बोलता है लेडिक सेल भाई तू एक काम कर, तू एंड्रोजन बना ले। कुछ भी नहीं होगा बिकॉज मुझे सब चीज पता है, मैं सब देख लिया हूं, अभी तेरे को टाइम आ गया है, तू बना ले एंड्रोजन। यानी LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रमोट करता है यानी स्टिमुलेट करता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है कि लेडिक सेल तू एक काम कर, तू एंड्रोजन बना ले। वैसे ही जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो सेटोली सेल का ऊपर पॉजिटिव सिग्नल देता है तू स्पर्मेटोजेनेसिस कर ले। तो ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म बनने के लिए थोड़ा सा हेल्प करता है कि तू स्पर्म बनाने के लिए आगे बढ़ा ले। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर हद से ज्यादा जितना जरूरी है उससे ज्यादा बन गया तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं इनहिबिन। और इनहिबिन को पता चल गया कि अभी जो फॉलिकल LH और FSH का मात्रा बढ़ गया है तो ये नेगेटिव सिग्नल दे देता है, ये दोनों को नेगेटिव सिग्नल देता है कि भाई अभी बहुत कुछ हो गया, अभी ज्यादा हो गया, हमें भी नहीं जरूरत है FSH और LH का, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। वैसे ही टेस्टोस्टेरोन भी एंड्रोजन भी नेगेटिव सिग्नल देता है कि और आगे मत करिए ये काम, हमें जितना जरूरी है उतना होगा। यानी नॉर्मली हाइपोथैलेमस सिग्नल जाता है, जो LH होता है पिट्यूटरी से बनता है, LH लेडिक सेल का ऊपर काम करता है। ये क्वेश्चन इसको याद रखने का सब ट्रिक है। सपोज L है, L फॉर लेडिक सेल हो गया, स्टार्टिंग लेटर इसको याद, L दूसरा याद हो जाएगा। फिर भी ये सेकंड वाला लेटर FSH, S फॉर सेटोली सेल,
इसका ऊपर काम करता है। लेकिन अगर हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, उसी वक्त क्या होता है, जो इनहिबिन होता है वो नेगेटिव सिग्नल देता है, यानी नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक कि अभी हद से ज्यादा हो गया है, इसको अभी बंद करवा दीजिए। अभी बन गया एंड्रोजन, नॉर्मली एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये बहुत सारा फंक्शन करवाता है। फॉर एग्जांपल जो बॉयज यानी मेल्स में जो वोकल कॉर्ड होता है उसका एनलार्जमेंट करने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन। जो एग्रेसिवनेस होते हैं, एग्रेसिवनेस यानी छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाते हैं, वो एंग्री हो जाते हैं, वो इसका कारण भी यह एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल्स होते हैं इन्हीं एंड्रोजन की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो भी है, सपोज ये कोई भी एक मेल है, मेल में यहाँ को जो है, ये सपोज ये इसका हैंड है, यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी हेयर। ये ऑक्सिलरी हेयर डेवलप करने में हेल्प करता है। आप मेरे साथ नोट करते जाइए जो जो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद सपोज ये टेस्टिस का ये स्क्रोटम है, इसका ऊपर ये पेनिस है, और इसी का ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स लाइक यहाँ भी स्ट्रक्चर डेवलप होने लगते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर इसको बोलते हैं। और ये प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट करने में ये हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस है, आप प्लीज थोड़ा बुक से कंसल्ट कीजिए। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद थोड़ा बचा है अभी स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे, जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो दोनों को कंपेयर करके वहां बता दूंगा। आज के लिए मैं जितना पढ़ाया हूं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे इसको आप अच्छा से पढ़िए, क्योंकि आगे जो चीज है ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं जितना आज पढ़ाया हूं आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हैं, ऐसे है नहीं कि मैं नहीं जवाब नहीं दूंगा। आपका 100, 200, 5,000, 10,000 क्वेश्चन कोई भी है मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।